नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आपके पसंदीदा YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस की ओर से इस नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारी सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी की लर्निंग वीडियो में विद्युत परिपथ अध्याय में व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की संतुलन की स्थितियों को समझते हैं। जो सूत्र आता है उसको व्युत्पन्न करते हैं और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की उपयोगिताएं और इस्तेमाल के दौरान होने वाली त्रुटियों और उनके निवारण को जानते हैं। कुछ संख्यात्मक प्रश्न से विषय समझ भी परीक्षा उपयोगी बनाते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ चार संधियों ए बी सी डी के बीच में इस परिपथ में 5 प्रतिरोध शाखाएं पी क्यू आर एस और जी जुड़ी हुई हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनमें से किन्हीं भी दो प्रतिरोधों में धारा का एक जैसा मान या विभव का एक जैसा मान नहीं होने के कारण कोई भी प्रतिरोध किसी दूसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी या समांतर में नहीं है। इसलिए इस तरह के परिपथ को श्रेणी समांतर सरलीकरण विधियों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। अगर इस जटिल परिपथ को किरचॉफ के विभव और धारा नियमों की मदद से हल करने की चेष्टा करें तो हमें सभी शाखाओं की धारा मानते समय 3 अज्ञात राशियों के साथ काम करना होता और इस तरह से 3 चर राशियों के रेखीय समीकरणों को हल करने में काफी समय और प्रयास लगते। लेकिन इस परिपथ की एक विशिष्ट स्थिति है जिसमें सिरे बी और डी के बीच में विभवांतर शून्य हो जाता है। बी बिंदु का विभव और डी बिंदु का विभव एक समान हो जाता है और इस विशेष स्थिति को व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और उसे इस तरह के परिपथ की संतुलन की स्थिति कहा गया। संतुलन की स्थितियों में बी और डी के बीच में जो जी प्रतिरोध वाली शाखा है उस प्रतिरोध वाली शाखा में कोई धारा प्रवाह नहीं होता। एक धारा मापी शून्य धारा की स्थिति में शून्य विक्षेप दिखा के इस तथ्य की पुष्टि भी कर सकती है। और पी शाखा का संपूर्ण धारा एक्स सारी की सारी क्यू में प्रवाहित हो जाएगी और आर प्रतिरोध की वाई धारा सारी की सारी एस प्रतिरोध में प्रवाहित हो जाएगी। इस स्थिति को यूं समझा जा सकता है कि नदी में जिस प्रकार जल धारा है उसी तरह से यहाँ P से Q होकर और R से S होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और जिस तरह से नदी के पुल के ऊपर जल धारा नहीं होती उसी प्रकार यहाँ इस सेतु भाग में B से D भाग में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। व्हीटस्टोन के इस सेतु परिपथ में जब B से D के बीच में इस बीच वाली शाखा में धारा प्रवाह नहीं हो रहा है तो B बिंदु का विभव और D बिंदु का विभव एक समान होगा। ऐसी स्थिति में A जो एक उभयनिष्ठ सिरा है उससे B तक P प्रतिरोध में माना उसमें X धारा प्रवाहित हो रही है। जो विभवपात XP हो रहा है वही विभवपात A से D के बीच में R प्रतिरोध में माना उसमें Y धारा प्रवाहित हो रही है YR के बराबर होगा। यह हमारा पहला संतुलन की स्थिति में समीकरण प्राप्त हो गया है। यही X धारा जो P में प्रवाहित हो रही है क्योंकि बीच की शाखा में कोई धारा नहीं है सारी की सारी Q प्रतिरोध की शाखा में प्रवाहित होगी। और C क्योंकि एक उभयनिष्ठ बिंदु है B और D एक समान विभव के स्थितियां हैं तो Q प्रतिरोध में विभवपात और S प्रतिरोध में विभवपात एक समान होगा। S प्रतिरोध में R प्रतिरोध की संपूर्ण धारा प्रवाहित होगी क्योंकि बीच की इस शाखा में संतुलन के समय कोई धारा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि Q प्रतिरोध में X धारा से विभवपात और S प्रतिरोध में Y धारा के प्रवाह से जो विभवपात होता है वो भी आपस में एक समान है। इन दो संतुलन के समीकरणों में Y में X का भाग देने से हम पहले समीकरण में Y भाग X को P भाग R के बराबर पाते हैं। वहीं दूसरे समीकरण में Y भाग X Q में S के भाग से प्राप्त हो गया है। और अगर हम इस भाग को पुनः विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि यहाँ P प्रतिरोध मान और S प्रतिरोध मान का गुणा Q प्रतिरोध मान और R प्रतिरोध मान के गुणा के बराबर है। हम कह सकते हैं संतुलन की स्थिति में P के R आसन और Q भी P के आसन प्रतिरोध हैं जबकि अभिमुख प्रतिरोध S है और अभिमुख प्रतिरोधों का गुणनफल P का मान और S के मान का गुणनफल प्रतिरोध मान Q और R के मान के गुणनफल के बराबर है। जब इस तरह से अभिमुख प्रतिरोधों का गुणनफल एक समान मान रखता है तो हम कह सकते हैं कि ये सेतु परिपथ संतुलन की स्थिति में है। और संतुलन की स्थिति में B बिंदु और D बिंदु के विभव एक समान है। B और D के बीच में विभवांतर नहीं है। इस परिपथ में धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। और विश्लेषण के लिए ऐसी स्थितियों में जब G परिपथ में धारा प्रवाह नहीं है, इसे खुला परिपथ अगर हम मान लेते हैं तो P प्रतिरोध Q प्रतिरोध के साथ एक श्रेणी रूप धारण कर लेगा। इसी तरह से R प्रतिरोध और S प्रतिरोध भी परस्पर श्रेणी में आ जाएंगे और P और Q का श्रेणी समूह R और S के श्रेणी समूह के साथ समांतर में समझा जा सकता है। और हम इस परिपथ को बीच की शाखा का खुला परिपथ बनाते हुए सीरीज पैरेलल सिंप्लीफिकेशन से हल कर सकते हैं। इसी परिपथ में संतुलन के समय जब B बिंदु का विभव D बिंदु
के विभव के बराबर है तो समान विभव के इन दो बिंदुओं को आपस में जोड़ा भी जा सकता है और ऐसी स्थिति में P प्रतिरोध R प्रतिरोध के समांतर में आ जाएगा, Q प्रतिरोध S प्रतिरोध के समांतर में आ जाएगा और P और R का समांतर समूह Q और S के समांतर समूह के साथ परस्पर श्रेणी में आ जाएगा और एक बार फिर ये परिपथ श्रेणी समांतर विधियों से हल किया जा सकता है। एक व्हीटस्टोन सेतु परिपथ जब संतुलन की स्थिति में है अर्थात आमने सामने के प्रतिरोधों के मान का गुणनफल P का मान और S का मान का गुणा R प्रतिरोध और Q प्रतिरोध के मान के गुणा के बराबर है तो इस बीच की BD शाखा में धारा प्रवाह नहीं होता, जैसे हम किसी धारा मापी से शून्य विक्षेप द्वारा जांच भी कर लेते हैं। ऐसी संतुलन की स्थितियों में अगर हम विभव स्रोत और धारा मापी के ये जो स्थान हैं चारों शीर्षों के बीच में, इन्हें अगर आपस में अदल बदल देते हैं, यहाँ धारा मापी B और D के बीच में लगी हुई है, विभव स्रोत A और C के बीच में लगा हुआ है, विभव स्रोत को A और C की बजाय B और D के बीच में लगा दिया गया है और धारा मापी को B और D की बजाय A और C में अगर लगा दिया गया है। विभव स्रोत और धारा मापी के स्थान अगर हमने आपस में बदल दिए तो एक बार फिर आमने सामने के प्रतिरोध P के सामने S है और R के सामने Q है, उनके मान का गुणा, क्योंकि पहले भी बराबर मान रख रहा था अभी भी बराबर मान रख रहा है, तो एक बार फिर ये ब्रिज परिपथ सेतु परिपथ संतुलन की स्थिति में रहेगा। अर्थात एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में विभव स्रोत और धारा मापी के स्थान को आपस में परिवर्तित कर देने पे भी सेतु के संतुलन की स्थिति यथावत बनी रहती है। एक व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में जब आमने सामने के प्रतिरोधों के मान का गुणनफल एक समान है तो इस बीच की शाखा में शून्य धारा स्थिति रहती है और यहाँ धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति दिखाती है। इन स्थितियों में अगर विभव स्रोत का मान भी परिवर्तित होता है तो भी यहाँ क्योंकि धारा का मान शून्य है वो परिवर्तित नहीं रहेगा, तो संतुलन की स्थितियों को जांचने में विभव स्रोत के मान के परिवर्तन का भी असर नहीं होता है। हमें 4 शीर्षों के साथ 5 प्रतिरोधों वाला एक जटिल परिपथ दिया हुआ है और हमें A और C शीर्षों के बीच में इन 5 प्रतिरोध 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम और 60 ओम के संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ किन्हीं भी दो प्रतिरोध की धारा या विभव एक समान नहीं है, अर्थात कोई भी दो प्रतिरोध श्रेणी में या समांतर में सरल नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इन परिपथों के व्हीटस्टोन सेतु परिपथ और संतुलन की स्थितियों के बारे में कल्पना करनी चाहिए और इस हेतु जिन सिरों पर तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, काल्पनिक रूप से एक सिरे पे उच्च विभव के साथ धारा का प्रवेश और दूसरे सिरे पे निम्न विभव के साथ धारा का निकास की कल्पना करनी चाहिए। और अब संतुलन के समय इन दो शीर्षों के अलावा जो दूसरे दो शीर्ष हैं B और D, उनके बीच की शाखा को धारा मापी वाली शाखा मानते हुए अगर आमने सामने के दूसरे प्रतिरोधों के गुणनफल यहाँ 10 के सामने 60 है और 20 के सामने 30 है, उनका गुणा एक समान अगर आ रहा है तो निश्चित है कि ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु परिपथ हो गया है। और ऐसी स्थिति में बीच की गैल्वेनोमीटर शाखा में धारा प्रवाह नहीं होगा। इसे हम खुला परिपथ जैसी स्थिति मानते हुए अनंत प्रतिरोध के साथ खुला परिपथ कर देते हैं B और D के बीच में, तो हम पाते हैं 10 ओम की धारा सीधे 30 ओम में प्रवाहित हो रही है और 10 ओम और 30 ओम आपस में श्रेणी में आ गए हैं और इस श्रेणी समूह को एक तुल्य प्रतिरोध 40 ओम समझा जा सकता है। इसी तरह से 20 ओम की समस्त धारा 60 ओम में चली जाएगी क्योंकि यहाँ बीच में खुला परिपथ स्थिति है और 20 और 60 सीरीज में 80 ओम के बराबर हो जाएंगे। और अब A और C के बीच में एक 40 ओम की शाखा और एक 80 ओम की शाखा परस्पर समांतर में A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोधों के मान के गुणा में दोनों प्रतिरोध मान के जोड़ का भाग देने पे 80/3 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालने वाले इस प्रश्न को हम एक और विधि से कर सकते थे, क्योंकि आमने सामने के प्रतिरोध 10 ओम और 60 ओम का गुणा दूसरे आमने सामने जो आए हुए प्रतिरोध हैं 20 ओम और 30 ओम उनके गुणा के बराबर है। अर्थात ये व्हीटस्टोन सेतु परिपथ संतुलन की स्थिति में है और संतुलन की स्थिति में B और D के बीच में विभवांतर नहीं है। एक समान विभव के इन बिंदुओं को अगर आपस में जोड़ भी दें तो परिपथ के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर हम B और D शीर्षों को एक ही जगह पे जोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि ये 10 ओम और 20 ओम आपस में समांतर में आ गए हैं और इसी तरह से 30 ओम और 60 ओम भी आपस में समांतर में आ गए हैं। 10 और 20 का समांतर तुल्य प्रतिरोध 20/3 ओम आ जाएगा और इसी तरह से 30 ओम और 60 ओम का समांतर तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। और ये दोनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी में अलग अलग प्रतिरोधों को जोड़ने पर A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध एक बार फिर हमें 80/3 ओम प्राप्त हो गया है। तो संतुलन के समय हम इस बीच की शाखा को खुला परिपथ करके भी और लघु परिपथ करके भी दोनों तरीके से ऐसे परिपथों को श्रेणी समांतर विधियों से सरल कर सकते हैं। प्रयोगशालाओं में जब इस तरह के व्हीटस्टोन सेतु परिपथों पर प्रयोग किए जाते हैं तो ये मानक प्रतिरोध
कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं और इन प्रतिरोधों को जोड़ने वाले तार तांबे के, कॉपर के लिए जाते हैं। और कॉपर और कॉन्स्टेंटन के जंक्शंस एक बंद पाश में अगर अलग अलग ताप स्थितियों पे हों तो वो एक ताप युग्म बना लेते हैं और उस ताप युग्म में संधि स्थलों के तापांतर के कारण एक सूक्ष्म विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वो विद्युत वाहक बल स्रोत विभव के साथ जुड़ने वाली स्थितियों में भी हो सकता है और विरोधी स्थितियों में भी हो सकता है और हमारे मापन में त्रुटियों के कारण बन सकता है। अगर हम इन त्रुटियों का निवारण करना चाहते हैं तो हम स्रोत विभव की पोलरिटी को बदल के 2 बार संतुलन के पाठ्यांक लेते हैं और दोनों पाठ्यांकों के औसत मान से जो अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात होता है वो ताप विद्युत वाहक बल के त्रुटियों से मुक्त रहेगा। यहाँ हमने P और Q को 2 अनुपातिक प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल किया है और अज्ञात प्रतिरोध R को संतुलन के समय मानक प्रतिरोध का मान S1 प्राप्त हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणा P का S1 के साथ गुणा Q के R के गुणा के बराबर है तो बीच की इस शाखा में धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य धारा की स्थिति बताते हुए संतुलन बता रही है। और संतुलन के उस समीकरण से हमें इस अज्ञात प्रतिरोध R का एक मान प्राप्त हो गया है। अब हमने विभव स्रोत की ध्रुवता बदल दी है और ऐसी बदली हुई ध्रुवता के साथ मान लेते हैं वही प्रतिरोध उन्हीं अनुपातिक प्रतिरोध P और Q के मान के साथ नए मानक प्रतिरोध S2 के साथ संतुलित होता है। तो संतुलन के समय जब धारामापी ने शून्य विक्षेप दिखाया है तो यहाँ शून्य धारा की स्थिति में आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणा P का S2 के साथ गुणा Q के R से गुणा के बराबर है। तो R2 का हमारा दूसरा मान हमें प्राप्त हो गया और अगर हम इन दोनों मान का औसत निकालेंगे तो ये औसत मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो ताप विद्युत वाहक बल की त्रुटियों से मुक्त होगा। जब सेतु परिपथ से प्रयोग किए जाते हैं तो किसी प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ने के लिए हम संपर्क तारों का इस्तेमाल करते हैं और इन तारों का कुछ प्रतिरोध मान हो सकता है। इसी तरह से संपर्क स्थल पर भी संपर्क प्रतिरोध कुछ बन जाता है और ये प्रतिरोध हमारे वास्तविक प्रतिरोध के साथ जुड़कर प्रयोग की स्थितियां बनाता है और मापन में त्रुटियों का कारण बनता है। इन तरह के संपर्क तार और संपर्क स्थल के प्रतिरोध के त्रुटियों को निवारण करने के लिए हम 2 व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन स्थितियां बनाते हैं और इन दोनों स्थितियों में ये जो अनुपातिक प्रतिरोध हैं P और Q उनके स्थान आपस में बदल देते हैं। एक बार अगर A और B के बीच में P प्रतिरोध है और B और C के बीच में Q प्रतिरोध है तो दूसरे मापन के दौरान A और B के बीच में Q प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। जो संपर्क प्रतिरोध पहले P के साथ जुड़ रहा था वो Q के साथ जुड़ने लगेगा। इसी तरह से Q के स्थान पर P आ गया है तो हमारे संपर्क प्रतिरोधों के स्थान परिवर्तित हो गए हैं। और अब अगर हम दोनों पाठ्यांकों का गुणोत्तर माध्य लेंगे तो हमारे मापन परिणाम संपर्क तार और संपर्क स्थल के प्रतिरोधों की त्रुटियों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पहली स्थिति में P के सामने S1 का गुणनफल Q का गुणनफल R के साथ वही मान रखेगा तो इससे हमें R का मान पहले प्रयोग से ज्ञात हो गया है। दूसरी बार जब हमने दोनों अनुपातिक प्रतिरोधों के स्थान बदल दिए हैं तो Q के सामने S2 का गुणा P के सामने R के गुणा के बराबर हो गया और हमारा ज्ञात प्रतिरोध इस रूप में हमें प्राप्त हो गया है। दोनों समीकरणों को अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमारे अनुपातिक प्रतिरोध आपस में कट जाएंगे और हमारा ज्ञात प्रतिरोध दोनों स्थितियों में जो संतुलन के लिए मानक प्रतिरोध के मान आए हैं उन मानों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। एक सांख्यिक उदाहरण इसे अच्छी तरह से समझा देगा। एक व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में P और Q अनुपातिक प्रतिरोध के साथ अज्ञात प्रतिरोध R को जब 8 ओम के साथ जोड़ा गया तो यहाँ धारामापी परिपथ में शून्य धारा की स्थितियों में संतुलन की स्थितियां आ गई थी। दूसरी बार इसी प्रयोग में अज्ञात प्रतिरोध के मापन करते समय जब अनुपातिक प्रतिरोधों के स्थान बदल दिए हैं तो हमारा परिपथ 4.5 ओम प्रतिरोध मान के साथ यहाँ धारामापी में शून्य धारा की स्थितियां या संतुलन की स्थिति बता रहा है। इन 2 परीक्षणों से हमें अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि पहली स्थिति में आमने सामने के प्रतिरोध P में 8 का गुणा Q में R के गुणा के बराबर है तो R का मान 8P में Q का भाग देने से आ गया है। वहीं दूसरी बार जब P और Q के स्थान आपस में बदल दिए हैं तो Q का 4.5 ओम से गुणा P के R से गुणा के बराबर है तो R का मान इस रूप में आ गया है। इन दोनों मानों में अगर आपस में हम गुणा करते हैं तो अनुपातिक प्रतिरोधों के मान P से P और Q से Q कट जाएंगे और हमारा R का वर्ग 8 और 4.5 ओम प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। वर्गमूल लेने से R का मान आ जाएगा। 8 का 4.5 से गुणा 36 है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा तो हमारा ज्ञात प्रतिरोध का मान 6 ओम हमें प्राप्त हो गया है। व्हीटस्टोन के इस सेतु परिपथ में संतुलन के समय जब इस बीच की धारामापी शाखा में धारा प्रवाह शून्य आता है, शून्य विक्षेप की स्थितियां आती हैं तो इन
चारों प्रतिरोध में से अगर हमें 3 प्रतिरोध ज्ञात हों तो हम चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह के व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के कुछ व्यवहारिक रूप, जैसे ये मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु, जिसमें हम 1 मीटर के तार पे संतुलन की स्थितियां प्राप्त करते हैं और 2 प्रतिरोध, एक मानक प्रतिरोध R और एक अज्ञात प्रतिरोध X के मानों में तुलना हो सकती है। और इस तरह के परिपथ से हम मध्यम परास के जो प्रतिरोध होते हैं 1 ओम से 1 मेगा ओम के बीच की रेंज के, उनका बहुत सुग्राहिता से मापन कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के एक संशोधित रूप में 2 अनुपातिक प्रतिरोध भुजाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये कैपिटल P और Q एक अनुपातिक प्रतिरोध भुजा हो गई और स्मॉल p और स्मॉल q एक दूसरे अनुपातिक प्रतिरोधों की भुजा हो गई है, और इसे हम केल्विन डबल ब्रिज कहते हैं। और इस तरह के केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल हम छोटे प्रतिरोध मान, जो 1 ओम से भी छोटे होते हैं, उनके मापन में कर सकते हैं। और इस तरह के मापन में जो संपर्क तार होते हैं उसके प्रतिरोध या कॉन्टैक्ट जो हम बनाते हैं, उन कॉन्टैक्ट पे जो प्रतिरोध होते हैं उनके प्रतिरोधों की त्रुटियां दूर हो जाती हैं। वहीं उच्च प्रतिरोध 1 मेगा ओम से भी ज्यादा मान के प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगा ओम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गार्ड वायर के इस कनेक्शन से क्षरण धारा के कारण उत्पन्न त्रुटियों का निवारण हो जाता है। तो सामान्य प्रतिरोध मापन के लिए व्हीटस्टोन सेतु परिपथ, कम प्रतिरोध के मापन के लिए केल्विन डबल ब्रिज और उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए मेगा ओम ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। व्यवहार में इस प्रकार के सेतु परिपथों का उपयोग बहुत सारी गैर विद्युत राशियों के मापन के लिए भी किया जाता है। हम विद्युत और संचार की हमारी जो भूमिगत केबलें होती हैं उनमें फॉल्ट, जो दोष की स्थितियां हैं, उनकी लंबाइयां ज्ञात करने के लिए सेतु परिपथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तापमान मापन के लिए, बल या वजन मापन के लिए भी इस तरह के सेतु परिपथों का उपयोग व्यवहार में किया जाता है। एक व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में जब अनुपातिक प्रतिरोध P और Q के मान एक समान कोटि के हों या अज्ञात प्रतिरोध और मानक प्रतिरोध भी एक ही समान कोटि के हों, तो हम सेतु परिपथ को सबसे अधिक सुग्राही मापन के योग्य मानते हैं। और ऐसी स्थितियों में संतुलन की स्थितियों में मामूली भी विचलन होने पे असंतुलन के धारा का मान उच्च होने से बहुत संवेदनशीलता के साथ हम असंतुलन की स्थितियों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इन अनुपातिक प्रतिरोधों के मान में काफी अंतर होगा, परिपथ की सुग्राहिता कम होगी। उच्च सुग्राहिता के लिए अनुपातिक प्रतिरोध P प्रतिरोध और Q प्रतिरोध एक समान कोटि के होने जरूरी हैं। जब हम प्रयोगशालाओं में व्हीटस्टोन सेतु परिपथ पे प्रयोग करते हैं तो विभव स्रोत को पहले जोड़ा जाता है और संतुलन की स्थिति को देखने के लिए धारामापी परिपथ को कुछ समय अंतराल के बाद जोड़ा जाता है, ताकि इन प्रतिरोधों के निर्माण के दौरान जो कुंडलित संरचनाओं का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें जो प्रेरकत्व प्रभाव आते हैं, उन प्रेरकत्वों में धारा के स्थायी मान आने में जो समय अंतराल लगता है, शुरुआती जो क्षणिका धारा का प्रवाह होता है, उनके कारण हमारे मापन में त्रुटियां ना आवे, तो हम शून्य विक्षेप स्थिति को प्राप्त करने के लिए धारा के स्थायी होने का कुछ समय इंतजार करते हैं। सेतु परिपथ में संतुलन की स्थिति धारामापी को देखने में जो विलंब आ रहा है समय का, उस समय विलंब को कम करने के लिए हमें इस तरह के प्रतिरोधों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें प्रेरकत्व प्रभाव नगण्य हो। और इस हेतु हम प्रतिरोध तार को दोहरा करके दोहरे तार की कुंडलित संरचना बनाते हैं और उस कुंडलित संरचना में धारा प्रवाह के दौरान एक जैसे मान की धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देगी, और ऐसे स्थितियों में इन कुंडलित संरचनाओं का प्रेरकत्व प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और हमें बिना किसी प्रेरकत्व के शुद्ध प्रतिरोध की प्रतिरोध कुंडलियां प्राप्त हो जाएंगी। हमें इस प्रतिरोधों के जटिल से परिपथ में सभी प्रतिरोधों की धारा विभव स्रोत V लगाने पर क्या आती है वो ज्ञात करनी है, और ऐसे परिपथ श्रेणी समांतर सरलीकरण विधियों से हल नहीं हो पा रहे हैं तो हमें इन्हें एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी स्थिति हो सकती है वैसी जांच करनी चाहिए। और इस हेतु जिन बिंदुओं पर हमने विभव स्रोत जोड़ा है उनसे नहीं जुड़ने वाले प्रतिरोध शाखा का पहचान करनी चाहिए और उसे कल्पना करनी चाहिए कि वो एक धारामापी शाखा हो सकती है। और शेष 4 प्रतिरोध अगर एक संतुलन की स्थिति बना रहे हैं तो इनमें आमने सामने के प्रतिरोध जैसे कि नीली इलिप्स में आए हैं उनका गुणा दूसरे जो आमने सामने के प्रतिरोधों का समूह है जिन्हें हमने लाल इलिप्स में शो किया है उनके साथ अगर बराबरी का मान रखता है तो ये तय हो गया
कि ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु परिपथ हो गया है जिसमें धारामापी शाखा में धारा प्रवाह नहीं होगा। तो डी और सी के बीच में लगे हुए प्रतिरोध की धारा बिना किसी विशेष अध्ययन के हम तय कर सकते हैं कि शून्य है। और कई बार हमें सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता है कि जिस प्रतिरोध में शून्य धारा है उस प्रतिरोध की धारा का मान कितना है, और हमारा उत्तर हो गया शून्य। अब इस शून्य धारा वाले प्रतिरोध को अगर हम खुला परिपथ स्थिति बना देते हैं तो ये दो प्रतिरोध परस्पर श्रेणी में आकर विभव के स्रोत के साथ एक सरल रूप धारण कर लेंगे। इसी तरह से ये दोनों प्रतिरोध भी परस्पर श्रेणी में आकर एक सरल रूप धारण कर लेंगे। और ये आर प्रतिरोध विभव स्रोत से सीधा जुड़ा हुआ है तो इसकी धारा V/R हो गई है। ये दोनों आर प्रतिरोध श्रेणी में 2R विभव स्रोत V के साथ V/2R धारा रखेंगे। वहीं इन दोनों प्रतिरोध में भी कुल प्रतिरोध 2R में धारा V/2R हमें ज्ञात हो जाएगी। हमें इस जटिल परिपथ में 5 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम 18 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़े हुए दिए गए हैं और सभी प्रतिरोध में धारा का मान हमें ज्ञात करना है। प्रथम दृष्टया हम श्रेणी समांतर सरलीकरण से इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, और अगर हमें संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु परिपथ स्थिति है इसका अगर आंकलन करना है तो बैटरी के जो 2 सिरे हैं उन्हें चिन्हित करते हैं और केवल एक प्रतिरोध ऐसा है जिसके दोनों सिरे बैटरी से किसी भी एक सिरे से जुड़ नहीं रहे हैं, वो हमारी धारामापी शाखा, और उसमें धारा शून्य हो सकती है जिसे बाद में खुला परिपथ भी बनाया जा सकता है। बस शर्त है शेष बचे हुए परिपथ में 4 ओम के सामने, ध्यान रहे 2 ओम और 6 ओम 4 के सन्निकट आसन प्रतिरोध हैं, सामने का प्रतिरोध 3 है तो 4 का 3 के साथ गुणा और 6 ओम का 2 ओम के साथ गुणा अगर एक जैसा मान रखता है तो निश्चित है कि ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु परिपथ हो गया है और उसमें 5 ओम धारामापी की स्थिति है जिसमें धारा शून्य होगी। तो अगर कोई हमें 5 ओम की धारा पूछेगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा शून्य। अब इसे खुला परिपथ अगर बना देते हैं तो 4 ओम और 2 ओम श्रेणी में आ जाएंगे और इस श्रेणी तुल्य प्रतिरोध 6 ओम में 18 वोल्ट से 3 एम्पियर धारा आ जाएगी। अतः 4 ओम और 2 ओम दोनों में धारा का मान 3 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से 6 ओम और 3 ओम में एक ही धारा पथ कुल श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध 9 ओम बता रहा है। 18 वोल्ट से 9 ओम में प्राप्त 2 एम्पियर धारा ही 6 ओम और 3 ओम की धारा हो जाएगी। हमें 7 प्रतिरोधों के इस जटिल लेकिन सममित परिपथ में ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह परिपथ ओ के संगत ये ए बी के अभिलंब रेखा जा रही है उसके साथ सममित स्थितियां रखता है। इसके इस तरफ और इस तरफ एक जैसे मान की स्थितियां हैं। हम कह सकते हैं ये ओ बिंदु इस पूरे परिपथ में मध्य विभव की स्थितियां हैं और इस स्थिति में ए से ओ के बीच में इस 3 ओम का विभवांतर और ओ से बी तक इस 3 ओम का विभवांतर एक समान है, अर्थात इस 3 ओम में धारा और इस 3 ओम में धारा एक समान है, अर्थात इस परिपथ के भाग की धारा ऊपर के परिपथ में ना जाती है ना आती है। तो हम कह सकते हैं कि इस 3 ओम और इस 3 ओम की धारा भी आपस में एक समान है और ऐसी स्थितियों में हम इस ओ बिंदु पर इस 3 ओम और 3 ओम के समूह के संपर्क को खोलकर अलग कर सकते हैं और इन स्थितियों में ये 3 और 3 एक समान धारा पथ के साथ श्रेणी में 6 ओम हो गए हैं और ये 6 ओम 3 ओम के समांतर तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो गया है। अब ये 2 ओम इस 3 ओम और 3 ओम के साथ श्रेणी में 8 ओम हो जाएगा और नीचे 3 ओम और 3 ओम श्रेणी में 6 ओम हो जाएंगे और 8 और 6 का समांतर तुल्य प्रतिरोध गुणा बटा जोड़ करने पर 24/7 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है पिछले 22 मिनट में व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की थ्योरी, संतुलन के समय जो समीकरण आता है उसकी व्युत्पत्ति और व्यवहारिक उपयोग आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में प्रायोगिक कार्य करते समय ताप विद्युत वाहक बल से होने वाली त्रुटियां, संपर्क तारों से होने वाली त्रुटियां, उनका निवारण क्रमशः बैटरी की पोलरिटी बदल के और अनुपातिक भुजाओं के स्थान बदल के हम किस तरह से प्राप्त करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और संख्यात्मक प्रश्नों के अभ्यास से विषय समझ परीक्षा उपयोगी बन गई है। हमारी भौतिकी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी परीक्षा उपयोगी हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।